हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम दीपक जोशी है। आप देख रहे हैं सोमेश्वर घाटी उत्तराखंड फेसबुक पेज। दोस्तों, एक वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी वायरल हुई, देखी होगी आपने। अरे वही वाली जो खट्टी माँ में अध्यापक जी बच्चों को बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ा रहे थे। जी हाँ, वो वीडियो दिल तक पहुंच गई। हमारा भी मन किया उन अध्यापक महोदय से बात करने का। तो हमने थोड़ी जानने की कोशिश की, जानकारी इकट्ठा की, तो हमें पता चला कि वे खट्टी माँ का ही एक स्कूल है और वे टीचर का नाम था नवीन पोखरिया जी। तो हमने सोचा आप लोगों को भी उनसे मिलाते हैं, उनसे बात करते हैं। कुछ टेक्निकल दिक्कतें चल रही हैं, वीडियो में सीधे आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए कॉल के माध्यम से हमारे साथ जोड़ते हैं। तो नवीन पोखरिया जी को कॉल लगाया जाए। तो दोस्तों, अब हमारे साथ ऑनलाइन में सीधे नवीन पोखरिया जी खटीमा से जुड़ चुके हैं। ये वही गुरुजी हैं जिनकी वीडियो के बारे में हम आपको अभी बता भी रहे थे और बहुत विशेष बात है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस हमारे वीडियो में और प्रणाम आपको। धन्यवाद जोशी जी, प्रणाम। सर, आपकी जो पढ़ाने का तरीका है आज उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में लोगों को पसंद आ रहा है। सभी लोग अच्छा ही लिख रहे हैं। तो आपके मन में सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कैसे ख्याल आया कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जा सकता है? जोशी जी, अगर कहूँ तो ऐसा कोई अचानक से कोई ख़्याल तो नहीं आया, बस हो गया बस ये। हुँ। क्योंकि जब से मैं यहाँ पर अपने स्कूल में शिक्षण कर रहा हूँ, तो बच्चों के साथ जीके और उसके अलावा जितनी भी शिक्षण क्या कहते हैं सामग्रियाँ हैं, उसका इस्तेमाल जब हम करते हैं, तो थोड़ा-सा दिक्कत ये है कि मेरे स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत कमी है। तो जी। बच्चों को सिखाने के लिए अचानक से ऐसा दिमाग में आया कि भाई चलिए उपस्थिति लेते हैं, अटेंडेंस लेते हैं और उसके साथ कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चों को कुछ सेंटेंस दे दिए जाएँ, कुछ नाम उनके बना दिए जाएँ, जिससे कि बच्चे इंटरेस्ट लेके उनका नामकरण हो जाएगा, तो वो थोड़ा-सा एक नयापन रहेगा और हुँ। साथ में बच्चे अपने नाम के साथ-साथ दूसरों का नाम भी याद कर लेंगे। बिल्कुल, जो कि बहुत ही सराहनीय पहल है। आपने कहा कि हमारे स्कूल में कुछ समस्याएँ हैं, उस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा पोखरिया जी अपने बारे में बताइए कि आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं और कब से खटीमा के इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं? सर, मैं पिथौरागढ़ जिले से हूँ। हुँ। कनाली छीना के पास एक खुआकोट के पास एक छोटा-सा गाँव है, महत गाँव। बिल्कुल। वहाँ मेरा जन्म हुआ और उसके बाद फिर हम ग्वालदम से मैंने एक्चुअल में पढ़ाई की है, ग्वालदम जो गढ़वाल में आता है, जी, बिल्कुल। वहाँ से पढ़ाई की है और खटीमा में पिछले खटीमा के स्कूल में मैं पिछले 8-9 साल से कार्यरत हूँ। बिल्कुल। जी। सर, हमने आपकी स्कूल की अनेक वीडियो देखी। पहले तो एक ही वीडियो जो वायरल हुई थी जिसमें आप अटेंडेंस लेने का एक अनोखा तरीका बच्चों के साथ शेयर कर रहे थे। तो जी, उसके जी। साथ-साथ हमने देखा कि आपके स्कूल का जो भवन है वो बहुत ही जर्जर स्थिति में है और एक ही भवन है, वो भी टिन वाला। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से ये हुआ? क्यों अच्छा नहीं बन पा रहा है? सर, एक्चुअल में मेरे जैसे स्कूल ऊधम सिंह नगर जिले में कुछ और भी हैं, हुँ। जहाँ पर जो वन ग्राम के अंतर्गत आते हैं, वन विभाग के अंतर्गत इन गाँवों को वैसे बसाया नहीं गया है। ये गाँव जो लोग हैं वो वहाँ बस बस गए हैं जंगल के माहौल के बीच में। ओके। तो वहाँ पर पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता। वन विभाग का ये सख्त आदेश है कि वहाँ पर आप पक्का निर्माण नहीं कर सकते। तो 2012 में जब हमारा सरकारी स्कूल वहाँ पर खोला गया था एसएसए के तहत, सर्व हुँ। शिक्षा अभियान के तहत, तो हुँ। हमारा स्कूल भी खोला गया था। तो हमारे स्कूल पे भी ये नियम लागू हुए और इस वजह से वहाँ पर जो प्रॉपर जो पक्का निर्माण है भवन का और जो अन्य सुविधाएं हैं उनका पूरा अभाव है। जैसे लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की दिक्कतें हैं वहाँ पर। सर, इसमें 2 चीज़ होती हैं। एक तो वे क्षेत्र होते हैं जहाँ नदी के आस-पास खतरा रहता है कि यहाँ हम करेंगे तो खतरा हो सकता है, इसलिए नहीं करने दिया जाता। या कहीं बहुत दूर इसलिए किया जाता है क्योंकि वे ज़मीन सरकार की होती है। यहाँ पर क्या मामला है इसमें? यहाँ पर मामला
ये है कि ये जो है नेशनल जो पार्क होते हैं, वन अभयारण्य जो होते हैं, उन उसके अंतर्गत ये गांव बसा हुआ है। ओके। और जो हाथी, जो यहाँ पर जंगल के जो मूल निवासी जो हाथी हैं, वहाँ पर वो उनका मूल निवास है, और अन्य जानवरों का भी मूल निवास है। और जब ये एक रोड को क्रॉस करते हैं, हाईवे को क्रॉस करते हैं, तो उसके लिए एक कॉरिडोर बनाया गया है, एक रास्ता बनाया गया है हाथियों के लिए। और वो जो हाथियों का रास्ता है वो हमारे गांव के पास से गुजरता है। तो हमारे गांव के पास से गुजरता है, तो इस वजह से यहाँ पर पक्का निर्माण नहीं हो पाता ओके। जी, क्योंकि यहाँ पर गांव है वो एक तरह से जंगल के बीच में बसा है। मतलब कि गांव वाले एक तरह से जंगल में रहते हैं, जंगली जानवरों से के आसपास रहते हैं। बिल्कुल। सर, तो ऐसे में जब आप पढ़ाते हैं विशेषकर बरसात के मौसम में, तो कितना डर बना रहता है आपको भी? क्योंकि आप एक टीचर के लिए बच्चे ही सब कुछ होते हैं, जैसे कि लिए हमारा काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसी लिए एक शिक्षक जी के जी। लिए उसके बच्चे बहुत ही मायने रखते हैं और सब कुछ बच्चों के लिए एक शिक्षक जीता है। तो डर लगता है कि कभी छत नीचे आ सकती है, बरसात में विशेषकर? सर, डर तो हर चीज का है। जैसे मैंने जंगली जानवरों की बात की, भवन के हुँ, साथ साथ जंगली जानवरों का भी डर रहता है। हुँ, क्योंकि जब हम अपने घर से जब हम स्कूल के लिए आते हैं तो रास्ते में जंगल पड़ता है। उसके बाद हम स्कूल पहुंचते हैं तो हमें तो डर रहता है जंगली जानवरों का। उसके बिल्कुल। बाद चलिए ठीक है, किसी तरीके से हर मौसम की बात है, ये कोई बरसात की मौसम की बात नहीं है। चलो, अब बरसात के मौसम तो आपने स्कूल के परिप्रेक्ष्य में पूछा, मैं हुँ, वैसे ही जानवरों की बात बता रहा हूँ कि हर मौसम में कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कि कोई जानवर अचानक से रास्ते के बीच में ना हमें दिख जाए। उसके बाद जब स्कूल पहुंचते हैं तो डर इस बात का रहता है कि बिल्कुल टिन की जो छत है, एक तरह से 2012 से अभी लगभग 10 साल हो चुके हैं। बिल्कुल। 10 साल से वही बिल्डिंग वहां पर चल रही है, और कहीं ना कहीं वो जीर्ण शीर्ण कमजोर स्थिति में वहां पर हो चुकी है। और डर बना रहता है। डर हर मौसम का है सर। बरसात में क्या है कि पानी वहां, अगर थोड़ी सी भी बारिश क्या कहते हैं आड़ी तिरछी आती है तो पानी वहां पर अंदर पहुंच जाता है। जो टिन है हम रिपेयर करते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन फिर भी पानी उसके अंदर, हमारी क्या कहते हैं जो एकमात्र जो कक्ष है उसमें पानी आ जाता है। गर्मी की बात करें तो गर्मी में आप ये समझ लीजिए कि 40-41 डिग्री का टेम्परेचर अभी चल रहा है, तो उस समय वो एक तरह से तपता है, और उसके बाद उस तपते हुए टिन की छत के नीचे हमें वहां पर पढ़ाई करनी पड़ती है। और वैसे ही ठंड की भी बात है, क्योंकि खुला है, 2 फीट की दीवार है, तो उसके चारों ओर पिल्लर लगे हुए हैं और उसके ऊपर टिन की छत लगी हुई है। तो ठंड के मौसम में भी जो ठंडी हवाएं हैं और जो कोहरा है, उससे भी बिल्कुल। पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं। तो मौसम सारे एक तरह से देखा जाए तो कुछ अक्टूबर नवंबर या फरवरी मार्च के मौसम को छोड़ के सारे मौसम विपरीत परिस्थितियों में ही बच्चे पढ़ते हैं और हम पढ़ाते हैं। बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया कि आपका स्कूल सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2012 में बना था, लेकिन जी और स्कूलों में तो आज हम देखते हैं कि बच्चों के लिए बैठने के लिए कुर्सी मेज भी आ गई हैं। लेकिन आपके जी स्कूल में अभी भी बच्चे एक दरी में ही बैठ रहे हैं जैसे पहले बैठते थे। तो जी। आपको मन ही मन लगता है होगा कि इस स्कूल का जल्दी से विकास हो, अच्छा स्कूल बने जिससे पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आए और यहाँ के बच्चे और ज़्यादा तरक्की करें। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने कहा कि और स्कूलों में फर्नीचर आदि की व्यवस्था हो गई है। कहीं न कहीं सरकार किसी न किसी स्तर पे कार्य कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश कर रही है, फर्नीचर बच्चों को दिलाने की कोशिश कर रही है। मेरे यहाँ पर भी जब हम यहाँ से योजना भेजते हैं अपने स्कूल से, जब ऊपरी अधिकारियों के पास और शिक्षा विभाग के ऊपर ऊपरी उसमें हम जब भेजते हैं कागज़ों के द्वारा, तो हुँ, हमें भी हम फर्नीचर की डिमांड देते हैं, और कहीं न कहीं फर्नीचर हमें मिल भी जाता है, हुँ, लेकिन रखने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो इस वजह से कई सारी दिक्कतें हैं। लेकिन सच कहूँ तो पिछले ये जो 8-9 साल से मैं यहाँ पर हूँ स्कूल में, हमें इन परिस्थितियों में पढ़ाने की आदत हो चुकी है, और बच्चे भी कहीं न कहीं उस माहौल में पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। और हम एक तरह से देखा जाए तो हम सीरियसली एन्जॉय कर रहे हैं। मज़े से हम बच्चे और हम बहुत अच्छे तरीके से हम आपस में सामंजस्य बिठा के पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, और कहीं न कहीं एक अच्छा अनुभव है हमारे लिए। बिल्कुल। तो जो अब बच्चों के अभिभावक हैं, उनका कैसा रिस्पॉन्स रहता है वे अपनी माँगों के लिए? क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक की एक ज़िम्मेदारी होती है, आप खुल के बोल भी नहीं सकते, ये हम भी जानते हैं, जी, क्योंकि नौकरी एक ऐसी चीज़ होती है। लेकिन फिर भी निजी तौर पे पूछना चाहूँगा तो जो वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उनके अभिभावक हैं, वो इस जी। बारे में कभी कुछ
पत्राचार या किसी जनप्रतिनिधि से मिलना करते हैं कि हमें स्कूल दीजिए? बिल्कुल मैं एक और किस्सा आपको सुनाना चाहूँगा कि बीच में एकीकृत स्कूल हुए थे, मर्ज हुए थे स्कूल। बिल्कुल। अभी भी वो प्रक्रिया चल रही है और उसमें कई सारे जैसे 4-5 स्कूल जो एक एरिया के हैं, वो एक जगह पर मर्ज हुए थे। तो एकीकृत वाली जो प्रणाली चली थी, जहाँ पर फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारे जाने की बात की गई थी। तो मेरा स्कूल भी उस मर्ज विद्यालयों की लिस्ट में था और मेरे पास में जहाँ पर मेरा स्कूल है, वहाँ से चकरपुर एक जगह पड़ती है। खटीमा और बनबसा के बीच में चकरपुर एक जगह पड़ती है, जहाँ पर चकरपुर के मेन मार्केट के वहाँ पर मेरा स्कूल मर्ज हो रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब मैं जानता हूँ कि अगर मेरे बच्चे अगर वहाँ से अगर मेरा स्कूल हटता तो कहीं ना कहीं वो चकरपुर नहीं पहुँच पाते, क्योंकि 4-5 किलोमीटर या इससे ज़्यादा पूरा एक जंगल का रास्ता है। उसके बाद बच्चे चकरपुर उन्हें पहुँचना पड़ता। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ये जो पंथागुट का स्कूल है वो चकरपुर में मर्ज ना हो पाए। इसके लिए मैं उस समय जो हमारी अधिकारी थी श्रीमती सोनी मेहरा मैम, अभी वो लोहाघाट में स्थानांतरित हो गई हैं। तो उनके पास मैंने इस बात को रखा और उन्होंने कहीं ना कहीं वो जानती थी कि पंथागुट के बच्चे और पंथागुट में अच्छा शिक्षण चल रहा है, तो उन्होंने हमारी बात सुनी और कहीं ना कहीं ऊपर विभाग में उन्होंने इस बात को रखा और गांव वालों से भी मैं मिला, गांव अभिभावकों से मिला और उसके बाद उन्होंने भी ये एसडीएम कार्यालय में गए और अपनी डिमांड रखी कि हमारे स्कूल को चेंज न किया जाए, मर्ज न किया जाए। इस वजह से वहां पर स्कूल रोक गया और क्या कहते हैं, जो डिसीजन था वो वापस लिया गया कि पंथागुट का स्कूल मर्ज नहीं होगा। तो अभिभावक कहीं ना कहीं उनका एक, मैं कहूँ तो एकमात्र सहारा हमारा स्कूल है, जिसके बिल्कुल। भरोसे कहीं ना कहीं एक उम्मीद बधी हुई है उन्हें कि क्या पता सरकार हमारे स्कूल के बहाने हमारे स्कूल का विकास करे और स्कूल के विकास के साथ साथ उनके गांव का भी विकास हो। कहीं ना कहीं एक किरण उनके पास एक उपलब्ध वो नजर आती है उन्हें हमारे स्कूल के माध्यम से। बिल्कुल। जैसे कि आपने मर्ज करने की बात की, अगर मैं ठीक हूँ तो इसमें बच्चों की संख्या भी एक मायने रखती थी सरकार के हिसाब से। तो आपके स्कूल में कितने बच्चे इस समय पढ़ाई करते हैं? इसको मैं अब दुर्भाग्य कहूँ या सौभाग्य कहूँ, मेरे स्कूल के पास सारे जो एक जो बस्ती है मेरी, वो जंगल के बीच में है, जैसे मैंने आपको बताया। तो वहाँ पर स्थिति क्या है कि अगर मान लो कोई बच्चा ये चाह रहा है कि मुझे पंथागुट में पढ़ना है, बाहर का बच्चा मान लीजिए, बिल्कुल। तो वो नहीं पढ़ सकता क्योंकि वहाँ पर वो पहुँच ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। वहाँ पर वही बच्चा पढ़ता है जो उस बस्ती में रहता है। तो उस बस्ती में रहता है तो वही बच्चे वहाँ पर स्कूल में आते हैं। आपने सवाल क्या पूछा था? कि कितने विद्यार्थी हैं इस स्कूल में? जो अच्छा, हाँ, ज़्यादा तो मैं विद्यार्थियों वाले स्कूलों को मर्ज करने की बात नहीं थी। जी, जी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अब क्या है कि जो वहाँ पर छात्र संख्या है वो कहीं न कहीं लिमिटेड है, क्योंकि उस गाँव में जितने भी बच्चे हमारे पास हैं, वही बच्चे उस स्कूल में आ सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो संख्या होती है, ये संख्या लगभग 25, 26, 28, 30, 35 बस इसी के आसपास बनी रहती है। जैसे पिछले सत्र में हमारे पास 35 बच्चे थे और इस सत्र में इस बार हमारे पास 31 बच्चे हैं। बिल्कुल, ये संख्या भी अपने आप में बड़ी होती है क्योंकि 31 बच्चों की ज़िम्मेदारी एक स्कूल उठा रहा है। तो ये संख्या कम नहीं है, बहुत है, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने कल उत्तराखंड को सँभालना है। और जी, विशेषकर जी। जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, हमें पूरा उम्मीद है, देखने वालों को भी उम्मीद है कि यहाँ के बच्चे आने वाले समय में बहुत आगे तक जाएँगे और आपका भी नाम रोशन होगा उसके साथ और आपको भी खुशी होगी। तो जी। सर मैं अगर आपसे पूछूँ तो हमने देखा कि एक पेज भी आपका है, उसमें आप कुछ कभी-कभी कविताएँ भी पोस्ट करते हैं। तो जी, इसमें जी। कोई कविता आपको बच्चों रिलेटेड याद आ रही हो तो उसे भी सुनाने की कृपा कीजिए। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले एक जगह और एक कविता शेयर की थी कि मैंने जो पेज लिखा हुआ है ना, पेज बना रखा है जो अपने स्कूल का खास हुँ, तौर से, हुँ। मैं एक तो मेरा फेसबुक पेज है और एक मेरे स्कूल का पेज है। हाँ, स्कूल का तो पेज देखा था हाँ, हमने आपका। जी, तो मैं अपने फेसबुक पेज पे नॉर्मली मैं स्कूल की पोस्ट वैसे नॉर्मली करता नहीं हूँ। हुँ, हाँ, परसों इत्तेफाक से मैंने जो अपने फेसबुक पेज पे जो पोस्ट की थी वो जैसे आप देख ही रहे हैं कि वायरल हो गई। वैसे हुँ, मैं नॉर्मली जो भी अगर कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ तो वो मैं अपने फेसबुक पेज पर ही डालता हूँ। तो वहाँ पर मैंने कुछ पंक्तियाँ जो हैं वो अपने स्टार्टिंग के लिए अपने स्कूल के लिए लिखी हैं, अपने स्कूल के बच्चों के लिए लिखी हैं कि हुँ, बेशक मैं चमकीला नहीं हूँ, मिलोगे मुझसे, मेरे अंदर सूर्य मिलेगा तुम्हें। तो इसका मतलब कहीं न कहीं मैं कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों के माध्यम से कि जो हर बच्चा कहीं न कहीं चमकीला है। हुँ, कहीं न कहीं प्राइवेट स्कूल जो पैसे वाले जो बच्चे होते हैं, कहीं न कहीं वो चमकीले दिखते हैं। बिल्कुल। लेकिन
जो बच्चा है, जो मेरे स्कूल का बच्चा है और जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, वो बाहरी तौर पे बाह्य रूप से चमकीले नहीं हैं। बेशक मैं चमकीला नहीं हूँ, लेकिन अगर आप यदि उनसे मिलेंगे तो हर बच्चा इतना टैलेंटेड है कि उनके अंदर आपको एक सूर्य मिलेगा और जिसकी तपन से आप बच नहीं पाओगे। बिल्कुल। वैसे हमारी सरकारों के पास तो पैसा बहुत है सरकारी स्कूलों के लिए भी, लेकिन उसको सही से प्रयोग नहीं हो पा रहा है। वैसे जी प्रश्न जी तो बहुत हैं, ज़्यादा इस मामले में आपसे अनेक प्रश्न नहीं किए जा सकते। कुछ वे देखना पड़ता है कि हिसाब किस तरह से किससे क्या प्रश्न पूछे जाएँ। जी तो जी सर आपसे मैं अंत में इतना ही जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि हमारे स्कूल के बच्चे इस तरीके से पढ़ते हैं और हम उनको सूर्य की भांति देखते हैं। तो जी कहीं न कहीं आप ये मानते हैं कि और जगह जो आजकल के युवा हैं, वो पढ़ाई से थोड़ा दूर होने के कारण ज़्यादा परेशानी में चले गए हैं? जी, बिल्कुल। मैं अपने गाँव के बच्चों को ही देखता हूँ, बच्चे मतलब जो सीनियर हैं, बच्चों से सीनियर, हुँ, जो यहाँ से जो एक युवा अवस्था के आसपास की उम्र के हैं। हुँ, कहीं न कहीं क्या होता है कि मेरे स्कूल में एक और दिक्कतें हैं, मेरे क्या वो मतलब हर जगह की बात है हुँ, कि अगर मान लो कहीं किसी प्राइमरी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, उसके बाद लेकिन हमारे हाथ में वो बच्चा 5 तक है हुँ, और 5 के बाद वो किसी और के हाथों में चला जाता है। हुँ, और उसका मुझे नहीं पता कि वो किन हाथों में गया, लेकिन मैं जब अपनी बात कर रहा हूँ, अपने स्कूल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास तक मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि उन बच्चों को एक सामाजिक क्या कहते हैं तरीके से, नैतिक तरीके से, हर तरीके से उनका विकास हो, बेहतर वो नागरिक बन के इस समाज में जाए। लेकिन 5 के बाद कहीं न कहीं दिक्कतें ये हो जाती हैं कि वो बच्चा एक नए समुदाय में पहुँचता है, नए समाज में पहुँचता है और एक नई उम्र से गुज़रता है। तो उस उम्र पे अगर उसको सही तरीके से मार्गदर्शन ना मिले और सही तरह की शिक्षा ना मिले, तो कहीं न कहीं वो भटकाव निश्चित हो जाता है उस बच्चे का। बिल्कुल। ये बात मैंने आपसे इसलिए कही क्योंकि हम अनेक बार अनेक प्रश्नों को शेयर करते हैं, क्विज़ खेलते हैं अपने पेज में। तो उसमें जी। हमने देखा कि अनेक लोग यहाँ तक नहीं बता पाते कि सिक्किम की राजधानी क्या है। आपके में तो मैं देख रहा था आपके बच्चे जो 28 के 28 राज्य हैं, उनको भी जानते हैं, उनकी राजधानियाँ भी जानते हैं। तो जी, जी, कहीं न जी। कहीं बड़े बच्चे आजकल अलग दिशा में जा रहे हैं। तो सर अगर हम बात करें तो इसमें आपको सहयोग किन-किन लोगों का मिलता है? अभिभावकों का मिलता है, गाँव का मिलता है, कोई ऐसे बाहरी लोग भी हैं जो आपको फुल सपोर्ट करते हैं, आपके कार्य की सराहना करते हैं? सबसे पहली बात तो ये है सहयोग की अगर बात की जाए तो अभिभावकों का बिल्कुल पूरा सहयोग मिलता है, पूरे तरीके से वो मेरे साथ है। लेकिन सबसे बड़ा सहयोग और सबसे बड़ा संबल मेरे हैं मेरे साथी जी श्री हरीश कुमार जी। हरीश कुमार जी जब से मेरे साथ मेरे विद्यालय में आए हैं लगभग 4-5 साल 5 साल के आसपास उनको हो गए हैं। तो इतना सहयोग उनका मिलता है कि जहाँ पर भी अगर हमने कोई डिसाइड किया है, मान लो मैंने अगर कोई कुछ डिसाइड किया कि हम ये करेंगे, तो वो बढ़ चढ़ के मेरे साथ उसमें सहयोग करते हैं। और कहीं न कहीं शिक्षा विभाग में एक जो साथी है, उसका अच्छा होना वो एक सौभाग्य की बात है और मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ। जी, तो बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका विशेष हमसे बात करने के लिए। आपको जोशी जी शुभकामनाएँ। जोशी जी जोशी जी एक चीज़ को ऐड करना चाहूँगा कि बिल्कुल, शायद बिल्कुल। उस बारे में बात नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि जो हम अटेंडेंस के साथ सिर्फ जीके कराते हैं, हुँ, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि हम जो बच्चों की अटेंडेंस है उसके साथ-साथ उत्तराखंड जीके, भारत का जीके, स्टेट और कैपिटल्स जो होती हैं, राज्य और उनकी राजधानियाँ, हाँ, भारत के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो हमने इस माध्यम से बच्चों को बताए हैं। हुँ, और जो नवोदय की तैयारी के लिए बच्चों को जो हिंदी व्याकरण होता है, जैसे कि कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, वर्तमान काल किन शब्दों में होता है, किन वाक्यों में होता है, तो हुँ, वो उसकी जानकारी भी हम देते हैं। गणित के क्या कहते हैं जो वाक्य हमने बच्चों को प्रदान किए हैं कि आपका ये सेंटेंस है, किसी और बच्चे का ये सेंटेंस है। और इसी के साथ-साथ हम ग्रहों और उनके उपग्रह और जो सौर मंडल है, उसकी जानकारी भी देते हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है और सूर्य ग्रहण कैसे होता है। कहने का मतलब और इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश के भी हमने सेंटेंस बच्चों को थोड़ी बहुत आजकल जो शुरुआत की है, वो बिल्कुल। इंग्लिश के सेंटेंस की भी की है। और एक और चीज़ दोहों और श्लोक की बात भी हम करते हैं कि हम बच्चों को दोहे लिखाते हैं, श्लोक लिखाते हैं, जिनको फिर वो याद करते हैं और उन दोहों के जो अर्थ होते हैं, जैसे कि कबीर अपने आप में बहुत गहरे अर्थों के साथ लिखते हैं, तो कबीर के दोहे और रहीम के दोहों को विशेष रूप से हम बच्चों को बताते हैं और उनका अर्थ भी उनको समझाते हैं, जिससे कि भविष्य में उन अर्थों को वो समझें और एक बेहतर नागरिक बने। बिल्कुल, क्या बात है। जी। यूँ कहें कि आप वे सभी चीज़ें जो एक व्यक्ति के लिए, एक बच्चे के लिए महत्वपूर्ण होते हैं,
जी, चाहे राज्यों की बात हो, ग्रहों की बात हो या अनेक चीज़ जो भी आपने इंग्लिश की बात की, गणित की बात की, इनको इस रूप में जिसमें हम कहते हैं कि काम को खेल समझना कहा जाता है ना हमारे में, जी, तो जी, जी, उसी पढ़ाई को भी एक खेल के रूप में लेते हुए एन्जॉय भी करते हैं और उन्हें समझाते भी हैं और याद भी रहता है। ये बहुत अच्छी पहल है। जी, जोशी जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद।